नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज है 3 नवंबर। रोज की तरह डिस्कस करेंगे हम वे सभी प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पे एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ये रैपिड सीरीज़ आपको एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी और 35% डिस्काउंट के साथ में मिलेगी। अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ कर लेंगे यानी अंकित 10 का, तो ये डिस्काउंट जो है आपका 45% का हो जाएगा। और जब ये 45% का डिस्काउंट हो जाएगा तो आपकी ये जो किताबें हैं आपको सिर्फ 684 रुपीज़ में मिल जाएंगी, जिसमें 6 किताबें हैं। एक भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इतिहास, विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। काफ़ी अच्छी किताबें हैं। सैम्पल पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ऑफिशियल एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो यू कैन विजिट नाउ। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आज का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खगोलविदों यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बड़े क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड की खोज की है, जिसके किस ग्रह से टकराने की संभावना है। तो ये ये जो क्षुद्र ग्रह है ये पृथ्वी से टकरा सकता है, ऐसा खगोलविदों का अनुमान है। ठीक है, तो ये ऐसे एक बड़े क्षुद्र ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी से टकराना इसके संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, काफ़ी चौड़ा है। देखिए 1.5 किलोमीटर, ये लगभग 1.5 किलोमीटर्स ये ब्रेड्थ है इसकी, यानी कि चौड़ा है ये। ठीक है, इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है 2022 AP7, क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है। अभी तक जो ज्ञात क्षुद्र ग्रहों में अगर आप बात करोगे, अभी तक जो ज्ञात क्षुद्र ग्रह हैं उनमें से 1950 DA, 2010 RF12 और बेनू ऐसे ही क्षुद्र ग्रह हैं जो अगले 100 वर्षों के भीतर पृथ्वी से टकरा सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इनमें से भी जो जिनकी ज़्यादा संभावना है वो कौन से हैं। तो क्षुद्र ग्रह 2010 RF12 के 2095 के दौरान पृथ्वी से टकराने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, अगर आप बात करोगे कि क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, तो क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक बता दूं मैं कि मंगल और जो बृहस्पति ग्रह हैं इन दोनों के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी पाई जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा क्योंकि ये सेम सेम कलर हो जाता है, तो मे बी की थोड़ी सी हमारी जो इफिशियंसी है वो मैं मानता हूँ कम हो जाती है। चलिए, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि भारत जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, यानी भारत में जो जल सप्ताह है ये कब से कब तक मनाया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये पूरा नाम है भारत जल सप्ताह, ये पूरा एक नाम है। तो ये कब से कब तक मनाया जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। आप ध्यान रखना, ये 1 से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 1 से 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह मनाएगा। ठीक है, भारत जल सप्ताह की अगर बात करोगे तो ये इसका 7वां संस्करण होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 1 नवंबर 2022 को, ठीक है, 1 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन कर चुकी हैं। इसका उद्देश्य की अगर आप बात करोगे तो जल संसाधनों के संरक्षण और उनके एकीकृत उपयोग के प्रयासों के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर आप विषय यानी कि थीम की बात करोगे तो सतत और विकास, यानी यहाँ देखिए आप, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। सतत विकास लक्ष्य जो 6 है, सतत विकास लक्ष्य 6 ये टारगेटिव है ये। ठीक है, तो स्वच्छ पेयजल,
और जल संसाधनों की गुणवत्ता और स्थिरता को संबंधित करता है। यानी कि देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि आपके जो सतत विकास हैं, उसके 30 लक्ष्य हैं, तो ये जो जल से संबंधित है, वो जो 6th गोल है, यानी कि जो छठा गोल है, वो संबंधित है। क्लियर है? चलिए, भारत जल सप्ताह 2022 के लिए डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भी भागीदार देश हैं। यानी कि जो भारत जल सप्ताह मनाने जा रहा है, उसमें डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भी शामिल होने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है? तो आप ध्यान रखना, आरबीआई द्वारा किया गया है। बेसिकली ये दो लोगों के लिए किया गया है, एक होलसेल के लिए और एक रिटेलर्स के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, 1 नवंबर को देश में सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में फिर ये आप देखिए, ये पूरा एक साइन है, एक आप इसको कह सकते हो, सिंबल कह सकते हो पूरे को, यानी कि ₹W लॉन्च कर दिया है। अब क्यों किया है? हालांकि एक बात का ध्यान रखना, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि दिस इज नॉट परमानेंट। ओके, अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। आगे देखेंगे, इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल एक मुश्त ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है। आरबीआई के अनुसार होल सेगमेंट में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल से इंटरनेट यानी जो इंटर बैंकिंग है, ठीक है, इंटर बैंक जो मार्केट है, ठीक है, को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है। जो आपकी इंटर बैंक है, इंटर बैंक की जो मार्केट है, उसको और कुशल यानी इजी बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं। आरबीआई द्वारा शुरू इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 9 सरकारी, देखिए यहाँ पे 9 सरकारी और निजी बैंकों को चुना गया है। आरबीआई ने इस डिजिटल करेंसी को 2 कैटेगरी में बांटा है, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर होलसेल, सॉरी और होलसेल जैसा मार्केटिंग जैसा वर्ड लगा यहाँ पे। आगे देखेंगे, सीबीडीसी रिटेलर यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर रिटेलर यानी कि रिटेल। अब ये कपड़े वाले मत समझ लेना, एक होलसेल यूज अलग है, रिटेल यूज अलग है। क्लियर है? आगे देखेंगे, CBDCW को होलसेल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि CBDCR यानी कि रिटेल को रिटेल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आरबीआई ने CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया है। इसका उद्देश्य CBDC और डिजिटल रुपए रुपए यानी कि W वाला जो अभी मैंने बताया था आपको, ये साइन था इसके बाद में, कि नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये इसका बेसिकली कहोगे तो आप कॉन्सेप्ट भी कह लीजिए या पर्पस भी कह लीजिए इसको। ठीक है, आगे देखेंगे, सीबीडीसी ने एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। जो सीबीडीसी की अगर बात करोगे तो ये क्या है, एक डिजिटल या फिर मान लीजिए एक वर्चुअल करेंसी होती है। ये किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट का एक डिजिटल रूप है। वैसे तो आपने जो नोट देखे हैं अभी तक, कैसे देखे हैं आपने भाई? आप देखते हो कहीं ना कहीं उनको पकड़ के देख सकते हो, लेकिन ये डिजिटल नोट जारी होने वाला है भाई, एक तरीके से डिजिटल रूप मान लीजिए आप करेंसी नोट का। ठीक है, चलिए, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो आप ध्यान रखना, बहामास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है आर्थिक गतिविधि के बारे में। हाल ही में इनमें से किस कंपनी ने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को लागू करने पर रोक लगा दी है? यानी कि हाल ही में इनमें से किस कंपनी ने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को लागू करने पर रोक लगा दी है? तो आप ध्यान रखना, ऐसा काम ये गूगल ने किया है भाई। ठीक है, देखिए गूगल ने एक तरीके से कह लीजिए है, ये थोड़े से आपस में इनकी अभी ठन गई है ना। भारत ने भी इस पे 2 बार अभी हाल ही में मुकदमा नहीं, मतलब जुर्माना लगाया है इस पे। ठीक है, देखिए गूगल ने भारत में स्थित ऐप डेवलपर्स के लिए इन ऐप खरीदार के लिए अपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को लागू करने पर रोक लगा दी है। गूगल द्वारा गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम पर रोक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा गूगल के खिलाफ दिए गए 2 अविश्वास निर्णयों के बाद लगाई गई है। यानी कि इन्होंने ऐसे जो डिसीजन लिए थे जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता था, उसके बाद में लगाया है। किसने लगाया है? तो आप ध्यान रखना आप लोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, गूगल ने
भारतीय ऐप डेवलपर्स के लिए इसकी समय सीमा 31 अक्टूबर 2022 रखी थी, जो अक्टूबर माह में समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह भारत के बाहर उपयोगकर्ताओं के लिए इन ऐप डिजिटल सामग्री खरीद के लिए पहले की तरह ही लागू होगी, यानी कि ये केवल भारत में लगाई है, भारत से बाहर नहीं। गूगल प्ले का बिलिंग सिस्टम एक ऐसी सेवा है जो ऐप डेवलपर्स को एंड्रॉयड ऐप में डिजिटल उत्पाद और सामग्री बेचने में सक्षम बनाती है। आगे बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। ऐप डेवलपर्स गूगल प्ले के बिलिंग सिस्टम का उपयोग एक बार के उत्पाद या सदस्यता को बार बार बेचने के लिए कर सकते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की अगर बात करोगे तो 2002 के तहत कब की गई थी, तो प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए मार्च 2009 में गठित किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अधिनियम यानी 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए मार्च 2009 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि चर्चा में रहा प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रखना केरल में। अब ये चर्चा में क्यों रहा, थोड़ा सा ये जानते हैं। देखिए, केरल राज्य में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि ये 5000 साल पुराना मंदिर है। देखिए, हाल ही में क्या होता है कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 5 घंटे के लिए बंद किया गया। क्यों किया गया, तो देखिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सदियों से शोभा यात्रा निकाली जाती है जो कि रनवे से होकर गुजरती है। तो इस शोभा यात्रा को रास्ता देने के लिए ये जो एयरपोर्ट था इसको 5 घंटे के लिए बंद कर दिया। थोड़ा सा और जानेंगे। यह शोभा यात्रा मंदिर के अरट्टू शोभा यात्राओं में से एक है और अल्पासी उत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अतः इसे अल्पासी अरट्टू शोभा यात्रा भी कहा जाता है। त्रवणकोर शाही परिवार के मुखिया इसका नेतृत्व करते हैं। क्लियर है इतनी बात, आगे देखेंगे जो आपसे आगे पूछा गया है। देखिए, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि इस शोभा यात्रा के दौरान मंदिर के देवताओं की मूर्तियों को हवाई अड्डे के पीछे संगुमुंगम, यहाँ पे देखेंगे संगुमुंगम समुद्र तट पर एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए साल में 2 बार ले जाया जाता है। यानी इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं तो वहीं हवाई अड्डे के पास में संगुमुगम समुद्र तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए साल में 2 बार ले जाया जाता है। क्लियर है इतनी बात, आगे देखेंगे। भगवान अनंत शयनम इस मंदिर के मुख्य देवता हैं जो भगवान विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं। देखिए, आगे थोड़ा देखेंगे। मंदिर में 9 प्रवेश द्वार हैं। कितने? 9 प्रवेश द्वार हैं जो मानव शरीर के 9 छिद्रों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ, तो आप ध्यान रखना उद्धव उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। देखिए, ये 5 दिवसीय है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये शुरू हुआ है। भारत में ताइवान के राजदूत बोशुआन गेर ने मेगा इवेंट का इसका जो है उद्घाटन किया है भाई। तो ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका के 350 कलाकार यानी 350 कलाकार जो हैं, मतलब इनको शामिल करके लगभग 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। मध्य प्रदेश के अगर आप अन्य उत्सव की बात करोगे तो वो कौन से हैं, देखिए, एक मध्य प्रदेश समारोह इसी के नाम से ही है, खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह, कालिदास समारोह, माड़ उत्सव, मालवा उत्सव, ध्रुपद समारोह या फिर उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह। बेसिकली मैंने आपको ये क्यों बताए, कभी कभी क्या होता है कि केवल उत्सव का नाम दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो उस स्थिति में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो संबंधित प्रश्न पूछा गया है वो किस राज्य से संबंध रखता है।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो वेरी गुड क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, तो आप लोग ध्यान रखना, नई दिल्ली। 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का ये संस्करण कौन सा, तो ध्यान रखना दूसरा संस्करण 1 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह 4 दिन का होगा। इस सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी समर्पित यानी संबोधित करेंगे। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डॉलर 2.5 मिलियन की इकोनॉमिक हेल्प यानी कि आर्थिक मदद भेजी है। यानी कि आप इसको कह सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंट। रिसेंटली इंडिया हैज सेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $2.5 मिलियन टू विच कंट्री। क्या ये पैलेस्टीन है यानी कि फिलिस्तीन है, ब्राज़ील है, स्वीडन है या फिर अमेरिका है। ठीक है, तो फिलिस्तीन वासियों के लिए। अब भेजी किसके जरिए, थोड़ा सा ये समझते हैं यहाँ पे। देखिए बेसिकली इस मदद से जो फलस्तीन शरणार्थियों तक स्कूली शिक्षा, यहाँ देखेंगे ध्यान से पॉइंटों को, शरणार्थी हैं पहली बात तो जिनके लिए भेजी है, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं को सुधारने में मदद मिलेगी इससे। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या है कि भारत ने ये जो मदद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी कि UNRWA को प्रदान की है, जो कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए राहत और मानव विकास के लिए काम करती है। क्लियर है, ये कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा इन पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे बात की गई है कि UNRWA के गठन के बारे में, तो 1948 में अरब इजराइल संघर्ष के बाद हुआ था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1949 में प्रस्ताव 324 जो है वो पास किया गया था यानी पारित किया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस व्यवस्था को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। UNRWA की जो फंडिंग है वो अधिकांश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं तो उनकी तरफ से ही ये आता है। वहीं UNRWA की अगर बात करोगे तो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूशलम, गाजा पट्टी के शरणार्थियों की मदद करता है। आपको पता होगा ये सभी संघर्षरत देश हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, समाचारों में रहने वाला ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इनमें से किस राज्य द्वारा पूर्व से प्रतिबंध, यानी कि ये जो ग्लाइफोसेट है ये पहले से किसके द्वारा पूर्व से प्रतिबंधित था। तो देखिए आप ध्यान रखना, इन सभी राज्यों ने इसको पहले से प्रतिबंधित कर रखा था। ठीक है, हाँ हाल ही में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने भी इस पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, तो इसलिए ये समाचारों में फिर से है। ग्लाइकोफेसिड की अगर बात करोगे आप बेसिकली तो ये है क्या, आप इसको ध्यान रखना। तो ये पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स है, यानी कि अगर आपकी जो फसल की जा रही है तो उस फसल पे ये कीटनाशक का काम करती है ये बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पैन इंडिया के अनुसार ग्लाइकोफेसिड काफ़ी खतरनाक तत्व शामिल हैं ग्लाइकोफेसिड में, जिनसे इंसानों और पशुओं के स्वास्थ्य को खतरा है। ग्लाइकोफेसिड के इस्तेमाल में कैंसर और प्रजनन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। भारत में चाय के पौधारोपण में ही ग्लाइकोफेसिड के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। ग्लाइकोफेसिड में मौजूद सोडियम सॉल्ट फार्म पौधे की ग्रोथ को रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, अगर पैन इंडिया की बात करोगे तो इसका पूरा नाम ये नीचे दिया हुआ है, पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य में अमूर फाल्कन बाज, ठीक है, अमूर फाल्कन जो बेसिकली ये बाज प्रवृत्ति का पक्षी है, ठीक है, तो इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप ध्यान रखना मणिपुर में ऐसा काम किया गया है। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। अमूर बाज जो है बेसिकली बाज परिवार का एक छोटा शिकारी है। यह प्रवासी पक्षी है, छोटा शिकारी पक्षी है ये बेसिकली, है ना। थोड़ा देखेंगे, गर्मियों में यह साइबेरिया, मंगोलिया, पूर्वी चीन में प्रवास करते हैं। मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन के इलाकों में
प्रजनन करते हैं। इसके बाद यह भारत में प्रवास के लिए आते हैं। भारत में अमूरबाज वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित है और अनुसूची 4 में ये सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड है। आगे देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आते हैं। अमूरबाज को भारत में आयोजित CMS COP 13 के प्रतीक चिन्ह में भी स्थान दिया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे थोड़ा सा। इस प्रकार अमूरबाज दुनिया का सबसे लंबी यात्रा करने वाला प्रवासी शिकारी पक्षी भी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए साइबेरिया, मंगोलिया, पूर्वी चीन और फिर भारत, तो भाई एक रास्ता तो लंबा हो ही जाता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि कनाडा ने साल 2025 तक प्रत्येक वर्ष कितने लाख लोगों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है। तो आप ध्यान रखना 5 लाख। ठीक है, थोड़ा समझेंगे क्यों। कनाडा ने साल 2025 तक प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है। उद्देश्य है कनाडा में महत्वपूर्ण श्रमिकों की कमी को दूर करना है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जहां लगभग 4% कनाडाई लोग कौन है, यानी 4% मतलब कितने, लगभग 1.4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं। कनाडा के लिए भारत एक प्राथमिकता वाला बाजार है। ठीक है, 2021 में भारत कनाडा का 14वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, कुल मिलाकर 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। देखो ये इस तरीके के फैक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे वन लाइनर की फॉर्म में। देखिए यहां आपसे पूछा गया है कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है। तो आप ध्यान रखना 1 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है विश्व शाकाहारी दिवस, ध्यान रखना आप लोग 1 नवंबर को। आगे देखेंगे हाल ही में वेतन खातों के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के लिए, वेतन खाता यानी सैलरी अकाउंट के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। तो एक्सिस बैंक ने। आगे देखिए हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। तो पर्ल अग्रवाल ने। आगे देखेंगे COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है। तो आप ध्यान रखना स्कॉटलैंड में। हाल ही में प्रभाकर जोग का निधन हो गया, वे कौन थे। वे वायलिन वादक थे। नेक्स्ट है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो आप ध्यान रखना केरल। आगे देखिए हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च, देखो यहां पे देखें रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक ने। आगे देखेंगे जहां पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है P वलसाला को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बात की गई है कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में गुजरात में डेयरी सलाहकार योजना की शुरुआत किसने की है। तो अमित शाह जी ने की है। आगे हाल ही में FCCI ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। तो अरुण चावला जी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। तो डल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना 11 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में BCCI ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी। तो 15 लाख रुपए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में श्योक पुल का उद्घाटन किया है। तो लद्दाख में किया है। ये ध्यान रखना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं।
नेक्स्ट है, मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान में। मैंने कल की वीडियो में ही इस चीज को बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो आप ध्यान रखना, नई दिल्ली। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन बना है? तो भारत का रक्षा मंत्रालय बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्टीलमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो भाई आजकल जो कुछ भी आया आप गुजरात लगाते जाओ। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के किस शहर में 2900 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे को समर्पित किए हैं? 2900 करोड़ से अधिक, यानी कि ये जो राशि है किसको समर्पित की है? तो ध्यान रखना आप लोग, अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष संचालन पदक, केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष संचालन पदक कितने ऑपरेशन के लिए प्रदान किया गया है? तो आप ध्यान रखना, 4 स्पेशल ऑपरेशन, यानी कि 4 विशेष ऑपरेशन। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो आप ध्यान रखना, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवाती तूफान नलगे खबरों में है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये फिलीपीन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ध्यान रखना आप लोग, रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। क्लियर है। तो ये थे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूँगा, अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं किसी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए तो आप bhartipur.in को विजिट कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, नोटिफिकेशन की PDF चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। वो आपको मिलेगी भर्तीपुर टेलीग्राम चैनल पे। मैं जो आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो ये आपको मिलेंगी आपको टेलीग्राम एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।